हाय वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और यहाँ पर आपको ही पता है कि पीवाईक्यू एनालिसिस का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और खासकर ये वीडियो जो है मैंने आपसे वादा किया था कि एनालिसिस में लास्ट 5 इयर्स के प्रीलिम्स के क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, और वो भी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पर स्टूडेंट्स फंसेंगे। एग्जाम जब आप देने जाएंगे, भले ही आप फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स देने जा रहे हो या फिर दूसरी बार देने जा रहे हो, तीसरी बार देने जा रहे हो, उससे मतलब नहीं होता है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो हर बार नया होता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, मेरे पुराने वीडियोस की तरह ही। तो इसलिए ये वीडियो पूरी देखिएगा, वॉच फुल वीडियो प्लीज़। और उसके साथ साथ थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि ये जो आप लोगों ने जेन्युइन सब्सक्राइबर्स जो मेरे बन रहे हो, उनका मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं और ज़्यादा वीडियोस लेके आता हूँ। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। नेक्स्ट ये वाला स्लाइड आपको दिख रहा होगा, इस पे हम लास्ट में आएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना है, मतलब कहाँ, सॉरी, पहले आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो वो एक व्यू दूंगा आपको क्वेश्चंस का। उसके बाद मैं दूंगा कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, उसका एक व्यू दूंगा इस वीडियो। सब्जेक्ट वाइज जब वेटेज आपको मिल जाएगा, उस पे हम दो चीज करेंगे। एक तो हम सब्जेक्ट वाइज पे एनालिसिस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन फैक्चुअल है, कौन से कंसेप्चुअल आ रहे हैं किस सब्जेक्ट में, उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और उसके बाद सेकेंड ए, दैट इज फॉर अप्रोच, आपको अप्रोच क्या रखना है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, वॉच फुल वीडियो। तो हम इस स्लाइड पे बाद में भी आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में, 2 मिनट। जो नए हैं, जो लोगों को नहीं पता है, रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी मैंने नवंबर में चालू किया था, लेकिन ड्यू टू हाई वर्कलोड मैं नहीं इसे मेंटेन कर पा रहा था पिछले कुछ 2 ढाई महीने से। लेकिन इस पे रेगुलर मैं वीडियोस पीवाईक्यूज के ला रहा था। जो पुराने टाइम से जुड़े हुए इस चैनल पे, उनको पता है कि ये जेन्युइन चैनल है, और बहुत ही ऑथेंटिक पीवाईक्यूज सॉल्व करने के तरीके मैंने ऑलरेडी 21 वीडियोस उस पर बनाए हैं। मैं एज ए वैल्यूएटर अभी काम कर रहा हूँ PW1 में। और मैंने एक्स फैकल्टी के तौर पे, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के फैकल्टी के तौर पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी काम किया है, अलग अलग जगहों पर। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा, तो प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दिखेगा अभी प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स अभी नज़दीक है, इसलिए मैं आपको मेंस के टॉपिक्स नहीं ला रहा हूँ। इसलिए प्रीलिम्स के जो प्लेलिस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गो टू हाउ टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स एंड वॉच दीज 21 वीडियोज़। दीज 21 वीडियोज़ आर हार्डली ऑफ 8 to 9 मिनट्स। कोई कोई वीडियोज़ थोड़े लंबे हैं, लेकिन आप आसानी से ऑफ टाइम में इसे देखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर ये वीडियोस देखिए। जब आप पढ़ते पढ़ते ऊब जाओगे, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग जर्नी होती है यूपीएससी की, और खासकर प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, वरना लगातार पढ़िएगा तो नहीं निकलेगा एग्जाम। बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक होना चाहिए हर एक घंटा। तभी आप, और वही जो ब्रेक है ना, उसमें आप ये वीडियोस देख सकते हैं, या फिर सोने जा रहे हैं तो देख लीजिए। ये तीनों प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, स्ट्रेटजी वाले भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और ईयर वाइज में मैंने 2022 का कंप्लीट किया है, उसमें मैं 23, 21 और 20 का भी कंप्लीट कर दूंगा आपके लिए। इसके बाद ये जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, वीडियोस टैब पे जाइएगा, वहां पे आपको दिखेगा लास्ट 3 जो वीडियो मैंने बनाए हैं, जिस तीनों वीडियो के कीवर्ड्स आपको रिपीटेड दिखेंगे। और ये रिपीटेड कैसे होते हैं पीवाईक्यूज एग्जाम में, प्रीलिम्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियोस आपको कोई नॉर्मल चैनल जनरली नहीं बना के देगा, कुछ ही जेन्युइन चैनल्स होते हैं। आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी ये सब चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस चलाना होता है। लेकिन बेसिकली मैं आपको इन चीज़ें फ्री में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मैं जो गलती किया वो आप नहीं करें। वट एवर मिस्टेक आई हैव डन, आई डोंट वांट दैट एनीबडी शुड रिपीट। और ये चीज़ें जब आप वीडियोस से सीख जाओगे ना, तो हो सकता है कल जाके आप भी कभी वीडियो बनाओ, मोस्ट प्रोबेबली, तो वहां पर आपकी भी मदद करेगा ये चीज़। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे तो ये प्रीलिम्स का पूरा माइंड मैप है, तो आपको पता ही होगा GS1 GS2 ये सब चीज़ों पे वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। ये सिलेबस है प्रीलिम्स का। कभी और वीडियो बनाऊंगा तो इसको डिटेल्स में आपको इन सिलेबस के माइंड मैप को समझाऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स लास्ट 5 ईयर सब्जेक्ट वाइज वेटेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी वेरी वेरी। देखिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। 2023 में
2022 में, 2021 में, 2020 और 2019 लास्ट 5 ईयर्स में सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। हिस्ट्री में देखिए 14 क्वेश्चंस आए थे। अब देखिए यहाँ पे 14 13 हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे कि करंट अफेयर्स के भी हिस्ट्री में काउंट हो, सॉरी मान लीजिए कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो किसी सब्जेक्ट में काउंट हो गया तो करंट अफेयर्स के वेटेज में कम हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर्स के वेटेज में काउंट कर लिए होंगे तो यहाँ पे वेटेज ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे अभी आपको डायलेमा नहीं करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो बनाया गया है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में 14, 2022 में भी 14, तो ऐसे करके जब आप 2023 से लेकर 2019 तक जाइएगा ना तो आपको एवरेज मिलेगा। और ये एवरेज क्या है 15 का, यानी यूपीएससी क्या कर रहा है कि 15 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में हिस्ट्री से पूछ रहा है, और इसमें भी 15 में जनरली आजकल जो 2-3 साल से क्या हो गया है कि इस 15 में वो 3 से 4 क्वेश्चन ही मॉडर्न के पूछ रहा है और बाकी सभी क्वेश्चन यानी लगभग 10 क्वेश्चंस या 11 क्वेश्चंस वो एंशियंट और मिडिवल से पूछ रहा है। पहले मॉडर्न से ज्यादा आता था, अब उसने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया है। तो इससे क्या सीखने को यह मिलता है कि यूपीएससी में कभी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए इस बॉडी का, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बॉडी है। ये कब गेम घुमा देगा आपको भी नहीं पता चलेगा। अब 3-4 साल से एंशियंट मिडिवल ज्यादा पूछ रहा है तो जरूरी नहीं है कि इस साल में पूछेगा, हो सकता है मॉडर्न से वापस क्वेश्चंस ज्यादा आने लगे। जब 2016 से लेकर 2018 तक, 2014 से लेकर 2018-19 तक मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा आते थे, तो इट इज अनप्रेडिक्टेबल बॉडी। लेकिन जो पैटर्न अभी तक चल रहा है हम उसको फॉलो करेंगे ना, इसलिए मैं आपको एक अप्रोच यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका ज्योग्राफी आप देखिएगा तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट हमें साथ में देखना होता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट कुछ ईयर्स से ज्योग्राफी में क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चंस ज्योग्राफी में इंक्रीज हो गए और इन्वायरमेंट में तो हर बार क्वेश्चंस रहते ही हैं। अब इसका सेग्रीगेशन करना भी थोड़ा मुश्किल है, कौन ज्योग्राफी कौन इन्वायरमेंट। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चंस आते हैं और इन्वायरमेंट से 13 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मिलकर 27 हो जाते हैं। यानी इन एंड अराउंड 25 क्वेश्चन से ऊपर आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट सेक्शन से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। इसके बाद आप देखिए पॉलिटी। पॉलिटी में 15 क्वेश्चंस एवरेज अगर आप देखिएगा तो हर साल आते हैं। इकोनॉमी में वैसे ही आप देखिएगा तो 15 क्वेश्चंस। साइंस एंड टेक में 10 से 11 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 17 क्वेश्चंस, यानी सभी के जब आप एवरेज को देखिएगा तो सभी के एवरेज से इसका एवरेज ज्यादा है, यानी 17 क्वेश्चंस जो है हर साल करंट अफेयर से पूछते हैं। और करंट अफेयर से यूपीएससी पूछता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर, यानी लगभग करंट अफेयर्स को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते। तो स्टैटिक आपको भी पता होगा, स्टैटिक और डायनेमिक, डायनेमिक होता है करंट अफेयर्स, तो स्टैटिक और डायनेमिक को मिला के ही आपको प्रीलिम्स निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं आगे वाले स्लाइड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि करंट अफेयर्स जो है ना, इसमें जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी वो डायनेमिक पूछता है, आपको ही पता है। और उसमें 17 क्वेश्चंस एवरेज पूछ रहा है, यानी 34 मार्क्स। वैसे ही ज्योग्राफी इन्फॉर्मेट मैंने आपको बताया, दोनों को जोड़ दीजिएगा 27। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपको जान के हैरानी होगी कि ज्योग्राफी और इन्फॉर्मेट से पिछले 5 साल में क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 54 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स में 54 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से पूछ रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से भी पूछ रहा है 30 मार्क्स, हिस्ट्री से भी पूछ रहा है 30 मार्क, और पॉलिटी से भी 30 मार्क। यानी ये तीन जो सेक्शन है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी, वो नहीं बदला है। मेरे कहने का मतलब आप समझिए, इस वीडियो का मेन मोटो समझिए इस वीडियो का, कि ये जो सेक्शंस है ना इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटी, ये लास्ट 5 ईयर्स में इसमें कोई चेंज ही नहीं आया है। जितने क्वेश्चंस आ रहे थे उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में चेंज आया है, पहले से ज्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं। करंट अफेयर्स में 34 मार्क्स के क्वेश्चन, और साइंस एंड टेक में भी कोई चेंज नहीं आया है, 10 से 11 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है हर साल। अब देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछता है। करंट अफेयर्स में डायनेमिक आपको ही पता है, लेकिन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी मैं आगे स्लाइड्स में पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, तो अभी आप इस कीवर्ड्स को याद रखिए कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में मोस्टली वो डायनेमिक पूछ रहा है आपसे। इकोनॉमिक्स में वो बैलेंस पूछ रहा है, यानी स्टैटिक और डायनेमिक का आपको बैलेंस नहीं है। अगर स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स आपको इकोनॉमिक्स में क्लियर नहीं है तो अभी भी टाइम है, जाके मैं उसके लिए भी, अगर आपको वीडियो बनाना है, जो भी चीज़ के लिए वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट कर दिया कीजिए। कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो कमेंट आप करेंगे तो मैं ज़रूर से आपको बता दूंगा वो सब चीज़ें कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट, कमेंट में भी कुछ कुछ चीज़ें बता सकता हूँ।
तो इकोनॉमिक्स में आपको जिन लोगों ने भी स्टैटिक पोर्शन अभी तक नहीं किया है वो जाएं और स्टैटिक पोर्शन को जरूर से करें, क्योंकि स्टैटिक करेंगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा। और डायनेमिक तो आप करेंगे ही, पीटी 365 से करें या फिर अपने नोट्स से करें या न्यूज़पेपर से करें, जहां से भी करें, दैट इज योर ओन ओपिनियन, ओन कंसर्न भी। अब हिस्ट्री जो है वहां पे स्टैटिक आता है, आपको ही पता है। पॉलिटी देखिए मोस्टली स्टैटिक, लेकिन डायनेमिक भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टैटिक आता है। साइंस एंड टेक, अब साइंस एंड टेक डायनेमिक है, आपको ही पता है, ज्यादातर डायनेमिक ही आता है, स्टैटिक बहुत ही कम पूछता है, बहुत ही कम, एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टैटिक एकदम नहीं है, थोड़ा बहुत आपको उसमें पढ़ना है, मैं बताऊं। अब डायनेमिक पोर्शन का जो वेटेज है ना, आप देखिए यहाँ पे डायनेमिक इसमें है ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट में, डायनेमिक करंट अफेयर्स में भी है, और डायनेमिक यहाँ भी है। यानी ये तीनों जो है 34, 54 और 22 को मैं जोड़ दूं ये तीनों को, तो इसका वेटेज बाकी 30 30 30 60 से ज्यादा होगा। तो डायनेमिक क्वेश्चन ज्यादा है स्टैटिक से। एक ये यहाँ से रिजल्ट निकल के मिल रहा है, रिजल्ट पे ध्यान दीजिए, डायनेमिक इज ग्रेटर देन स्टैटिक, बट स्टिल वन कैन क्वालिफाई प्रीलिम्स विद कमांड ओवर स्टैटिक पार्ट एंड डायनेमिक बैलेंस्ड अप्रोच। अगर आपको स्टैटिक पार्ट पे बहुत अच्छा कमांड है और डायनेमिक पार्ट आपने पढ़ा है, जितना सभी लोग पढ़ते हैं, ज्यादा उसमें 30 मार्क खा बनने की जरूरत नहीं है, 10 तरह के मैगजीन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 तरह के न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 50 तरह के वीडियोस करंट अफेयर्स के देखने की जरूरत नहीं है मैराथन वाले। बेसिक जो आपने पढ़ा है बस वो, और साथ में स्टैटिक, तब भी आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो, क्योंकि 75 के आसपास गया था कट ऑफ 2023 का, पिछले साल का। जो जनरल की कट ऑफ थी वो 75 थी। तो कहीं ना कहीं आपको घबराना नहीं है इस एग्जाम से। मैंने बोला ना, ये एग्जाम जो है ना, ये पढ़ाई से ज्यादा, स्टडिंग से ज्यादा ये एक स्मार्ट वर्क का एग्जाम है। और साथ ही साथ प्रीलिम्स जो है, खासकर मेंस की अलग हम बात करें, प्रीलिम्स इज मोर देन, आप जब उस एग्जाम हॉल में इंटर करते हो ना, तो माइंडसेट के साथ आपको अंदर जाना है कि मेरा होगा, अगर मैंने मेहनत की, आई हैव डन द हार्ड वर्क, आई विल क्लियर दिस एग्जाम। और होता भी है उन लोगों का, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ अनहोनी नहीं हो जाए काइंड ऑफ, तो बाकी आप एग्जाम निकाल लीजिएगा। अगर आपने हार्ड वर्क किया है, बेसिक सिलेबस स्टैटिक का कवर किया है, डायनेमिक उतना पढ़ा है जितना सभी लोग, एक एवरेज स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट पढ़ता है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है उसमें। लॉजिकल एलिमिनेशन अभी भी वर्क कर रहा है, इस पे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए, 21 वीडियोस की जो मैं बात कर रहा था ना प्ले लिस्ट में, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप देख सकते हैं, ये जरूर से देख लीजिएगा। और अभी जो इतने दिन बचे हैं उसमें भी आप कवर कर सकते हो। तो फैक्चुअल क्वेश्चन का भी वेटेज बढ़ा है, ये जो मैंने पॉइंट बनाया यहाँ पे, फैक्चुअल क्वेश्चन वेटेज हैज आल्सो इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स देन कंसेप्चुअल। तो अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन कंसेप्चुअल देने से वो थोड़ा डर रहा है पिछले 2 साल से। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन में एलिमिनेशन जो है वो लगाना आसान होता है, लेकिन फैक्चुअल जब क्वेश्चन आ जाएगा एग्जैक्ट डेट से रिलेटेड, एग्जैक्ट फैक्ट से रिलेटेड, तो उसमें अगर आपको पता है तभी आप आंसर पे टिक मारिएगा, वरना नहीं मारिएगा। या फिर ऑप्शंस जो ओनली पेयर्स, ओनली 2 पेयर, 3 पेयर्स वो अरेंज कर रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है कि एलिमिनेशन को रिड्यूस किया जा सके, और यही वो किया था पिछले बार। तो ये सब ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको और किसी चैनल पे नहीं बताया जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद खुद से आप इस वीडियो की समरी अपने माइंड मैप बनाइएगा, 10 मिनट निकाल के लाइफ का, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं जरूर। अब देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है ना वो पूरी के पूरी तरह डायनेमिक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा, कि इवन दे आर आस्किंग फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। करंट अफेयर्स के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप जाके चेक कर सकते हो, और मैंने उसमें दिखाया था कि पिछले 2 साल पुराना भी करंट अफेयर्स पूछ रहा है। लेकिन अब अप्रोच आपका क्या होना चाहिए? 2 साल पुराना पूछ रहा है तो आप 2 साल के करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो? नहीं, फोकस आपका लास्ट 6 to 8 मंथ्स ही रहे, क्योंकि मोस्ट जो करंट अफेयर्स अगर 17 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जो मैंने आपको बताया 17 क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर का जो एवरेज है, तो 17 क्वेश्चन जो 34 मार्क्स का है उसमें मोस्टली 10-11 क्वेश्चन होगा जो लास्ट 6 to 8 मंथ्स का हो। तो 4-5 क्वेश्चन के लिए आप 2 साल पुराने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ो, 1 साल का तो आपको ऑलरेडी पढ़ना है। तो 1 साल में भी 8 महीना अच्छे से पढ़ो, और बाकी 1 साल का अच्छे से करके, मतलब समझ रहे हो ना, 8 महीने का अच्छे से करो, 4 महीना भी पढ़ो, 8 महीने को 2 बार रिवाइज कर लो, 3 बार कर लो, वैसे करके जाओ। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट मोस्टली डायनेमिक है, मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्योग्राफी की मैं हमेशा बात करता हूँ, कि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है,
और वहां पे अगर आप इंटरलिंक करना नहीं सीखते हो तो आपसे न तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनेगा और न इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार वीडियोस में आपको एग्जांपल दे दे के बताया, आगे स्लाइड में भी बताऊंगा आपको, ये आगे स्लाइड में भी बताऊंगा कैसे। स्टैटिक नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी आपको लगेगा और अप्लाइड नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट लगेगा, तभी उसके क्वेश्चंस, दोनों के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में बैलेंस अप्रोच मैंने आपको बताया, स्टैटिक आपको पढ़ना ही है और डायनेमिक साथ साथ पढ़ना है। जो इकोनॉमिक सर्वे आएगी या फिर सर्वे आई है वो आपको पढ़ना है, और इकोनॉमिक सर्वे के अलावा बजट, ये सब चीज़ें डायनेमिक जो है, या फिर जो पीटी 365 से आप करते हो, या फिर जो भी जहाँ न्यूज़ पेपर हिंदू से करते हो, इंडियन एक्सप्रेस से करते हो, जो डायनेमिक चीज़ें वो आपको करना है, क्योंकि मोर डायनेमिक आता है इकोनॉमिक्स। लेकिन विदाउट स्टैटिक आपका निकलेगा नहीं, बैलेंस यहाँ पे डाला है मैंने। स्टैटिक छोड़ के जाइएगा नहीं निकलेगा। इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं ना 15 क्वेश्चन लगभग, तो उसमें से समझिए 7 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन तो स्टैटिक पूछता ही। हिस्ट्री पूरा पूरी स्टैटिक है, इसमें डायनेमिक पढ़ने का ज़्यादा जरूरत है नहीं। मोर फोकस करिए एंशियंट मिडिवल पे, क्योंकि इसमें फैक्ट्स याद करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने मॉडर्न अच्छे से पढ़ रखा है तो अभी जो बाकी बचे हुए दिन है उसमें एंशियंट और मिडिवल पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न को इग्नोर नहीं करना है। मैंने आपको बताया ना अनप्रिडिक्टेबल बॉडी, 2012 या 13 से अराउंड 2019 तक, 2019 तक क्या कर रहा था, मॉडर्न से पूछ रहा था। और 19 के बाद 2020 से आपका 23 तक देखोगे तो स्टार्ट कर दिया एंशिएंट मिडिवल से ज़्यादा पूछना। तो कभी भी गियर चेंज कर देता है, रिवर्स कभी सीधे डाल देगा, तो यही सब चीज़ें करते रहता है यूपीएससी। पॉलिटी मोस्टली स्टैटिक है, डायनेमिक बहुत ही कम आता है। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या हो गया ना कि ये टफ हो गया है। इसके जो क्वेश्चंस है ना, स्टैटिक वाले क्वेश्चंस भी जो टफ हो गए, क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत जो किताब है ना, जो सभी लोग पढ़ते हैं, उससे भी क्वेश्चन अब नहीं बना पा रहे हैं एस्पिरेंट्स एग्जाम में, और ये हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मीकांत वेस्ट हो गया है और आप दूसरा किताब डीडी बसु ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं तो कहूंगा कि लक्ष्मीकांत को ही 2-3 बार और रिवाइज करिए, क्योंकि अगर पॉलिटी में 15 क्वेश्चन वो पूछ रहा है तो 10 से 11 क्वेश्चन अभी भी लक्ष्मीकांत से बन रहा है। तो वो 3-4 क्वेश्चन के लिए अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप जाके अपना पूरा स्ट्रैटेजी चेंज करें। साइंस एंड टेक में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए अलग से मैंने वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा है, इस पे जाके देख लीजिएगा। और पीवाईक्यूज के वीडियोस मैं लाऊंगा इस पे। ये डायनेमिक पार्ट है जिसपे जनरली जो ट्रेंड है वही ट्रेंड चल रहा है पिछले 5 साल 10 साल से, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, कोई नया इन्वेंशन हो गया, कोरोना हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन वो पूछता है हर बार। तो होपफुली आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड और नेचर क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अब पीवाईक्यूज की किस तरह से वो बोल रहा है और ये कैसे मैं प्रूव करूंगा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था कि झेलम रिवर जो है वो पास करता है उलर लेक से। मैंने आपको बताया था ना कि झेलम नदी है, जम्मू कश्मीर से गिरती है और वहीं पर उलर लेक है, तो ये स्टेटमेंट सही था। लेकिन ये जो मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर था वो कांवड़ लेक पे नहीं हो रहा था। वो कौन सा रिवर हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि बिहार के बीच से गंगा जाती है, और गंगा जब फ्लो करती है बिहार के बीच से तो दो भाग में बिहार को बांटती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। और यहीं पर गंडक जो है यूपी से आके गंगा में मिलती है यहाँ पे पटना के पास। और इस यही गंडक के आगे एक और नदी है बूढ़ी गंडक, जो बेगूसराय में, बिहार में एक जगह है बेगूसराय, वहां पे आके मिलती है गंगा में। और ये बूढ़ी गंडक के पास यही कांवड़ लेक न्यूज में था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी कारण मैं बोल रहा हूँ रिपीटेड वाला वीडियो जरूर जाके देखिए, क्योंकि इसमें अगर मैं फिर से समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए इजी है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में, फिर ऊपर लिंक फ्लैश हो ही रहा है, देख लीजिए जाके। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया, अच्छे कमेंट्स आए थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना रहा है। तो इसमें देखना क्या है कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है ना वो जनरली आपके फैक्चुअल है, और फैक्चुअल के अलावा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मार्सलैंड। अब मार्सलैंड का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है कि मार्सलैंड किसे कहते हैं, ज्योग्राफी के बेसिक्स नहीं पता है कि मार्सलैंड में पानी जमा हो जाता है। जो हमारा गुजरात का जो कोस्ट है, तो गुजरात के कोस्ट के पास आपको पता होगा दो गल्फ पड़ते हैं, गल्फ ऑफ खंबत, एक गल्फ ऑफ कच्छ। तो यहाँ कच्छ वाला ही ये न्यूज में था G20 के कारण, तो उसके कारण पूछा था। तो जनरली आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है ज्योग्राफी का, तो आप जनरली इसको नहीं बना सकते हो। या फिर कॉन्सेप्ट अगर पता होता तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन तब भी आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते रहे। समझ रहे हो? स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक नॉलेज आपका ज्योग्राफी का लग रहा है, लेकिन अप्लाइड नॉलेज यहाँ पे इन्वायरमेंट का लग रहा है। अब अप्लाइड नॉलेज इन्वायरमेंट का कैसे लग रहा है? भीतर करने का मैनग्रोव, मैनग्रोव का आपका स्टैटिक पता है, और यहाँ तक आपको जो इन्वायरमेंट में पता है कि
इन्वायरमेंट जब आप पढ़ते हो, नेशनल पार्क ये सब चीजें, तो आपको पता है ना कि सुंदरबन में मैंग्रोव्स है, उसके नीचे भितरकनिका उड़ीसा में मैंग्रोव्स है। तो इन्वायरमेंट का जो अप्लाइड पार्ट लग रहा है, लेकिन बेसिक पार्ट मैंग्रोव का जो नॉलेज है, जो डेफिनेशन है, वो तो ज्योग्राफी से आ रहा है। तो इसीलिए ज्योग्राफी, अगर आपको एक चीज भी स्ट्रांग है ना, तो ज्योग्राफी हो सकता है आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज्योग्राफी के स्टैटिक पार्ट से सॉल्व करके ले जाए। पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेन फॉरेस्ट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, कि क्वेश्चन पूछा था टीक, साल, शीशम, महुआ, ये सब जो पेड़ है वो कौन से फॉरेस्ट के। अब इसमें भी ज्योग्राफी का स्टैटिक नॉलेज लग रहा था। कैसे लग रहा था? अब तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के बुक्स मैंने एविडेंस दिखाए थे, कहाँ से सोर्स है, कहाँ से पूछता है यूपीएससी। वहां पर मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो होते हैं ट्रीज, जो होते हैं वो घने होते हैं। ट्रीज जो होते हैं जनरली वो इस तरह के ट्रीज होते हैं, मतलब जैक फ्रूट होता है, या फिर महगोनी, इबोनी, इस तरह के ट्रीज होते हैं। तो वैसे ऑप्शंस देके आप सॉल्व कर सकते हो उन चीजों को। तो ज्योग्राफी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब कृष्णा रिवर का स्टैटिक नॉलेज आपको होना चाहिए, कि कौन कौन से स्टेट से वो बहता है, इन्वायरमेंट का जो नॉलेज है। और साथ में आपको ये भी होना चाहिए कोलेरी लेक का एनालिसिस। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आपको वैसे ही बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री, हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने बताया प्योरली स्टैटिक पूछता है। जैसे यहाँ पे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज। अब देखिए ये किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे जनरली कर क्या रहा है ना, कि पूछा है कि आपको अर्ली 8th सेंचुरी। अब थोड़ा सा इसमें नॉलेज बेस लगाना था, कि आपको ही पता है कि 8th सेंचुरी के बाद ये सभी डायनेस्टीज आए थे। ये सभी जो डायनेस्टी है ना, फ्यूडिटेरीज। जो चोला एम्पायर था ना, चोला, चेराज, ये सब पढ़ा होगा ना आपने। ये सब 6th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी तक इन्होंने लगभग राज किया था। और इसी के चोला, ये सब जो जितने सारे आए थे ना, उसके फ्यूडिटेरीज, होयसाला, गढ़वाला, इवन जो राष्ट्रकूटा, ये जो जनरली आप मैप पे देखिएगा ना, तो बहुत सारे 6 to 8 सेंचुरी में यहाँ पे राष्ट्रकूटाज और ये सब जो राजपूत डायनेस्टी थी, इवन यहाँ पे आप देखोगे चोलाज, चेराज, पांड्याज, ये सब डायनेस्टी थे, उसके भी फ्यूडिटेरीज से। जैसे काकाटिया था, वो फ्यूडिटेरी था। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक वारंगल जगह है, उसका वहाँ पे फ्यूडिटेरी से बना था काकाटिया। तो ये सब जो थे ना, ये 8th सेंचुरी के बाद आए थे। और ये सॉरी, ये सब जो थे वो 10th सेंचुरी के, ये जो चारों नाम दे रखा है ना, ये 10th सेंचुरी के बाद आए थे, पोस्ट 10th सेंचुरी के बाद आए थे। और जानबूझ के आपसे पूछा है अर्ली 8th सेंचुरी। अर्ली 8th सेंचुरी में एक भी नाम ही नहीं दिया है, क्योंकि आपको ही पता है जब टाइमलाइन से क्वेश्चन बहुत आता है हिस्ट्री में, टाइमलाइन पढ़ के जाइएगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। तो आप देखोगे कि सबसे पहले मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट होता है, जो कि बीसी से भी पहले है मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के बाद आपका गुप्ता डायनेस्टी जनरली आता है, जो मेजर डायनेस्टी है। गुप्ता डायनेस्टी 5th सेंचुरी, 4th सेंचुरी के आसपास। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के बाद आपका ये सब डायनेस्टी आता है, चोलास, पांड्यास, ये सब डायनेस्टी आता है। और उसके बाद ये होयसाला, गढ़वाला जाता है। तो ये गुप्ता जो है ना, ये आपका एक तरह से याद रखिए 4th 5th के आसपास। और ये सब 8th के आसपास, 8th और 10th के आसपास। और 10th के बाद जो है वो ये डायनेस्टी है, जो कि क्या है, ये सब फ्यूडिटरीज है। आपने पढ़ा होगा कि जो बड़ी डायनेस्टी होती थी ना, उससे टूट कर छोटे छोटे लोग जो नोबल्स होते थे वही विद्रोह कर देते थे, राजा रिवोल्ट कर देते थे, उससे फ्यूडिटरीज पैदा होते थे। काकाटिया जो थे, यादव्स जो थे, होयसाला जो थे, गढ़वाला जो थे, ये सब फ्यूडिटरीज थे किसी बड़ी डायनेस्टीज के, राष्ट्रकूटा के, चोलास के, चेरास के, ऐसे। तो ये सब चीजें टाइमलाइन याद रखिएगा, हिस्ट्री में स्टैटिक पूछता है, वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात, देखिए एकदम स्टैटिक। अब आपको नहीं पता है कि किसने दीयू जो था, दीयू जगह जो है, दमन एंड दीयू, दीयू को पोर्तुगीज को दिया था। तो जनरली ये मोहम्मद बरगराह ने दिया था। एनसीईआरटी में इजीली मेंशन है, एनसीईआरटी मिस मत करिएगा हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट और मिडिवल वाली। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। नेचर देखिए, देखिए अभी विवैक्यूज एनालिसिस इस वीडियो में मैं नहीं ज्यादा बता रहा, लेकिन ये चीज आपको जरूर बता रहा हूँ, जो मैंने पुराने स्लाइड्स बताए ना आपको, कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज हमसे याद रखिए कि स्टैटिक नेचर है। तो अब जो बचे हुए दिन है उसमें मैं स्टैटिक पढ़ूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, ये पूरे स्टैटिक पे ही आता है। यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी तो एबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होते हैं वो आपको ही पता है बहुत ही कम है, 7-8 बॉडीज। उसमें यूपीएससी है, उसमें आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें आपका जनरल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है, नेशनल कमीशन, ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, इस तरह से है ना आपको, जो 6-7 बॉडीज है मेरी।
पर क्या नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये नेशनल लॉ कमीशन, डिस्प्यूट, ये सब नाम से ही देख के लग रहा है कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा, इतना बड़ा बॉडी नहीं है। दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो सिर्फ एक ही इसमें है, तो ओनली वन इसका ऑप्शन पर। पॉलिटी में जनरली अभी भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टैटिक आ रहे हैं, लक्ष्मीकांत से आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इन फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, ये सभी 2023 के क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। ऑल आर 2023 क्वेश्चन, तो पुराने क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस देखिए, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा है, हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फॉरेस्ट इसमें होता है, आपको भी पता है। ये सब चीजें, बेसिक चीजें पूछ रहा है। तो डायनेमिक में पूछ रहा है तो बेसिक चीजें पूछ रहा है, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ रहा है तो उसका बेसिक पार्ट पूछ रहा है, जो फाइनेंस कमीशन का ये सब चीजें लक्ष्मीकांत में दे रखी। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया, सभी स्लाइड्स में मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं और अलग अलग नेचर जैसा पूछ रहा है, मैंने पहले स्लाइड में बताया उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। अब यहाँ पे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ये 2021 या 22 का क्वेश्चन था, 22 का ऐसे। और ये इसलिए पूछा था क्योंकि आईएमएफ ने लोन दिया था श्रीलंका को। आपको भी पता है कि श्रीलंका बैंकरप्ट काइंड ऑफ हो गया था, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। तो उसने बहुत ज्यादा कर्ज लिया था आईएमएफ से, और वही जो कर्ज लिया था, लोन लिया था, दैट टर्म वाज रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, और ये हर बार एडिटोरियल में रिपीट होता था। तो इसके कारण ये न्यूज में था, पेपर में आता था, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में ये पूछा था। तो इस तरह से आपको इकोनॉमिक्स में डायनेमिक क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, दिस इज अ डायनेमिक नेचर। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस अप्रोच रखना है, बताया था ना। मतलब ये इसको राखी बंधेगा, ये इसको राखी बंधेगा, डायनेमिक और स्टैटिक दोनों आपस में, यानी दोनों का बैलेंस पूछता है। ये देखिए, ये बैलेंस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे इन्फ्लेशन, जो महंगाई बेसिक चीज है इकोनॉमिक्स में, उसका कंसेप्ट पूछा है। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएटिंग का कॉन्सेप्ट पूछा है कि अगर रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है, अगर $1 बराबर आज 80 रुपया है, और कल जाके रुपये डेप्रिसिएट हो जाता है और $1 बराबर मान लीजिए 100 रुपया हो जाता है, यानी $1 में अपने पॉकेट से 80 रुपये में खरीद सकता था कल, तो आज में $1 मुझे 80 की जगह 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी रुपये का जो वैल्यू है वो खराब हो गया, कमजोर हो गया, रुपये वीक हो गया। तो उस वक्त आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा डॉलर या बाई करेगा, खुद सोचिए। जनरली आरबीआई तो सेल ही करेगा, क्योंकि आरबीआई जब डॉलर सेल करेगा तो क्या होगा, उसके पास पैसे आएंगे। तो जनरली इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई के केस में, महंगाई के केस में होता क्या है कि पैसा सभी के पास बहुत ज्यादा होता है, जो मनी सप्लाई होता है ना, मार्केट मनी सप्लाई जो होता है नॉर्मल मार्केट में या फिर कंट्री में, समझ लीजिए वो ज्यादा होता है महंगाई के। और महंगाई के टाइम मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए वो सेल करेगा डॉलर। जैसे ही सेल करेगा डॉलर, तो जो लोगों के हाथ में पैसा है वो आरबीआई के हाथ में जाएगा, सरकार के हाथ में जाएगा। और जब उसके हाथ में जाएगा तो क्या होगा, पैसा, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। तो मनी सप्लाई जैसे ही रिड्यूस होगा सिस्टम से, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है, तो ये गलत हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है आपसे। तो बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स में जो डिप्रिसिएटिंग का कॉन्सेप्ट है, जो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, जो रेपो रेट का कॉन्सेप्ट है, ये सब मैं वीडियोस लाऊंगा। अगर कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे किस तरह की वीडियो चाहिए आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो मैं वैसे वीडियो जरूर लाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। लेकिन अभी आपको एक अप्रोच मिल, आपको एक नजरिया मिल रहा हो कि कैसे लास्ट 5 इयर्स में बैलेंस अप्रोच के साथ चल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, जब बुक लेके बैठेंगे, जब पीवाईक्यूज लेके बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि बैलेंस अप्रोच से तो मुझे भी अब बाकी के दिनों में बैलेंस चाहिए। अब आगे मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल तुरंत देख लीजिए, इकोनॉमिक्स का मैंने एक स्पेशल स्लाइड बनाया है, सब सब्जेक्ट्स का नहीं बनाया है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको दे दूंगा। ये देखिए, लास्ट 6 इयर्स में इकोनॉमिक्स में 25-28 जनरली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे, करंट और स्टैटिक मिला के। लेकिन एवरेज आप निकालोगे तो 20 क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स से, अगर डायनेमिक मिला दे तो। 15 दिखाया था मैंने लास्ट 5 इयर्स, ये लास्ट 6 इयर्स में थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो वैसे करके, और यहाँ पे आप हर सब्जेक्ट का बना सकते हो कि कौन सा पार्ट, जैसे मनी बैंकिंग से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, वैसे ही आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब चीजें जो आप पढ़ते हो, तो उससे ये दोनों जो सेक्शन है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है इस सब्जेक्ट में कि मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सब जो चीजें हैं ना वो, और इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, ये सब चीजें पढ़ के चले जाओ। साथ ही में सेक्टर्स जो इससे देखिए, जब आप डायनेमिक पढ़ोगे पीटी 365 या न्यूज़पेपर, तो उसमें ये वाला जो पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा आएगा।
और इसमें इन्फ्लेशन जीडीपी वाला ही कौन सा, अभी देखा ना आपने इन्फ्लेशन से क्वेश्चन, वो भी ज्यादा पूछता है। तो ये 3 सेक्शन आप क्या करोगे कि ज्यादा करके जाओगे, समझ रहे हो? जब आप प्रीलिम्स करने जाओगे तो ये 3 सेक्शन ज्यादा करके जाओ, क्योंकि बाकी से देखो कम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ध्यान नहीं दोगे उस पर, लेकिन ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही हर सब्जेक्ट में आपको ये आपको तैयार होना चाहिए सब टॉपिक्स की, कौन सा सब टॉपिक्स प्रीलिम्स नजदीक है तो मैं ज्यादा पढ़ूंगा टॉपिक, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है आपको? तो वैसे ही अब ये स्लाइड, अब मैंने फर्स्ट स्लाइड ये रखा था ना वीडियो का, अब आपको बताऊंगा कि क्या अप्रोच आपको करना है। अब आपने सीख लिया कि क्या नेचर है एग्जाम का, क्या क्वेश्चन आ रहा है, और साथ ही साथ ये भी देखा आपने कि किस तरह से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। जैसे ज्योग्राफी में आपको डायनेमिक पार्ट रखना है, लेकिन ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट भी साथ में पढ़ना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हर सब्जेक्ट के लिए आप एक अप्रोच लेके चल सकते हो। तो बैलेंस अप्रोच तो लेके चलना ही है फैक्चुअल और कंसेप्चुअल के लिए, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, कंसेप्चुअल भी आ रहे हैं, तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ फैक्चुअल करके जाओ। दिस विल बी अ ब्लंडर इफ यू आर गोइंग टू डू दिस, दिस इज अ ब्लंडर। अब आपको कोई मॉक सॉल्व नहीं करना, और ये सभी सब्जेक्ट के लिए बैलेंस अप्रोच रखना। अब जिसमें मैंने आपको बताया डायनेमिक पार्ट ज्यादा है, उस पर डायनेमिक पार्ट पे ज्यादा ध्यान दो। इतना तो समझ होगा ना आपको? डोंट सॉल्व एनी मॉक। अब कोई भी इंस्टीट्यूट्स में आपने मॉक लगा के रखे हैं, आपके मॉक बचे हुए हैं, तो बाहर में जाने दीजिए, उसको मत बनाइए। क्योंकि अब जो लास्ट का दिन बचा है, मैं सही बता रहा हूँ, अब टाइम आ गया है पीवाईक्यूज, सिर्फ पीवाईक्यूज। अगर आप मेरे चैनल से पीवाईक्यूज एनालिसिस देखना चाहते हो तो 21 वीडियो बनाए हैं, आपका भी टाइम बचेगा, आप देख सकते हो। या फिर खुद से भी आप करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटा दीजिए अभी पीवाईक्यूज को। मैं सही बता रहा हूँ, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। पीवाईक्यूज लेके बैठिए एक दिन 2023 का, खुद से बनाइए सॉल्व करके, विदाउट आंसर देखे, विदाउट चीटिंग। उसके बाद जो आपसे नहीं बनता है, जहाँ पे फंस रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट देखिए। अगर कॉन्सेप्चुअल पार्ट में दिक्कत है तो कॉन्सेप्ट उसी टाइम रिवाइज करिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, उसी टाइम रिवाइज करिए। डायनेमिक पार्ट में गलती हो रहा है तो आप उसे रटना पड़ेगा आपको, दैट इज अ फैक्चुअल थिंग, वो तो आपको रटना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल पार्ट में अगर आपका गलत हो रहा है तो दैट इज मोर सीरियस थिंग। अगर आपका इन्फ्लेशन के क्वेश्चन में गलत हो जा रहा है, अगर आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के क्वेश्चन में गलत हो जा रहा है, समझ रहे हैं आपने क्या बता, तो वो चीजें आपको तुरंत जाके एनसीईआरटी से, जहां से भी जो सोर्स है वहां से आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में है तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जाम आपका तभी नहीं निकलेगा जब आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करके आएगा। मैंने भी बहुत सारे प्रीलिम्स दिए हैं, 2-3, और मेरे भी जब स्टार्टिंग में प्रीलिम्स नहीं निकला था तो मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे गलती की है। वही होता है, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट से आप पूछिएगा, वो आपको यही चीज बताएगा। फोकस मोर ऑन फैक्चुअल सब्जेक्ट्स। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा है, अभी तो मैं आपको बोल रहा था कि आप बोलोगे कंसेप्चुअल फैक्चुअल दोनों बोल रहे थे सर, अब आपके बाद में एमबीक्यूटी आ गया। लेकिन नहीं, यहाँ पे कंडीशन है। देखिए फोकस मैंने लिखा है मोर, ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ फैक्चुअल। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि कॉन्सेप्चुअल चीज ज्यादा है। आपको रेपो रेट पढ़ना है, आपको इन्फ्लेशन पढ़ना है, आपको जीडीपी पढ़ना है, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है, करंट अकाउंट, कैपिटल, सभी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपने पढ़ रखा है, इफ यू हैव रेड दिस प्रॉपर्ली, और आपके माइंड में बैठा हुआ है, तो बचे हुए जो 20 दिन है ना, उसमें उस पर टाइम मत गवाइए। क्योंकि हमारे बैक ऑफ माइंड जो होता है, जो कॉन्सेप्ट हमने सही से पढ़ा है, वो हम इरेज नहीं हो पाता है। तो अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट को, पढ़ा हुआ चीज को, रटा हुआ चीज को रिवाइज करते रहते हैं, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए। मतलब जो मुझे आता है स्ट्रॉन्ग चीज मैं करता रहूंगा ताकि मुझे कॉन्फिडेंस है। अरे भाई, जो चीज तुम्हें याद है, जो कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको पता है ना कि गुप्ता डायनेस्टी के बाद, मतलब जनरली क्या हुआ था, एक डिक्लाइन आ गया था बीच में, फिर गुप्ता के बाद जनरली फिर कब वो चीज रिकवर हुआ? वो चीज रिकवर होता है जब मुगल डायनेस्टी आता है, दिल्ली सल्तनत आता है, एक बड़ा डायनेस्टी। तो ये कॉन्सेप्ट का चीज है कि वहां पे डिक्लेशन हुआ था, उसके बाद मुगल्स और दिल्ली सल्तनत आया तो वहां से रिवाइवल हुआ। तो वैसे करके वो कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि आपने पढ़ा है। अब यही कॉन्सेप्ट आप डेली रिवाइज करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं। उसके जगह पे आप क्या करो, फैक्चुअल चीजें याद करो। फैक्चुअल चीजें कैसे याद करोगे? जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल गढ़ वाला वाला याद करो, ये साला जो भी पिछले स्लाइड में बताया, वो सब चीजें टाइमलाइन से मैच करके, अगर नहीं है तो एनसीईआरटी में वो सब नोट्स बनाओ कि कौन सा डायनेस्टी कहाँ पे था, नाम सब थोड़ा फैक्चुअल चीजें जहाँ पे आप भूल सकते हो, कौन किसको ड्यू दिया था पुर्तगीज को, ये सब चीजें फैक्चुअल चीजें, यहाँ पे टाइम लगो। कॉन्सेप्चुअल पार्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो
अगर कंसेप्चुअल पार्ट ही नहीं पढ़ रखा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो समझ गए आप। उसके बाद अप्लाई नॉलेज फॉलोड बाय लॉजिकल गेसिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने कितने सारे वीडियोस आपको बनाए, और लास्ट के जो 3 वीडियोस है ना, मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट के 3 वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देखिए। रिपीट, उस सभी में आपको रिपीटेड कीवर्ड दिखेगा, ज़रूर से देखिए। उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, बहुत लोगों को मदद कर रहे हैं, आपका 5 से 10 मार्क्स तो ज़रूर बढ़ाएगा। और लीव बाउंसर्स, ये जो एग्जाम, ये सॉरी, ये जो इमेज दिख रहा है ना आपको, क्रिकेट में बाउंसर को डक करते हैं, बोला जाता है डक अ बाउंसर। जो अनप्लेबल बाउंसर आ जाता है, जो बॉल आ जाता है, एम एस धोनी मूवी आपने देखी होगी, उसमें बोलता है, जब धोनी का जो रोल किया है सुशांत ने, वो बैठा रहता है चेयर पे, वहां पे जो उसका कोच होता है ना, बंगाली कोच, वो आके बोलता है कि परेशान क्यों, तो वो बताता है कि परेशानी चल रही है लाइफ में, ये वो। तो बोलता है कि क्यों घबरा रहे हो? जीवन में, लाइफ में ऐसे बहुत सारे बॉल मिलेंगे जो अनप्लेबल होंगे, जिसको आप नहीं खेल सकते। तो वैसे यूपीएससी में भी आपको प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आपको नहीं खेलना है, छोड़ देना है। 75 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है, 40 क्वेश्चन सही से बना के आओगे, जिसका आंसर सही होगा मतलब, तो जनरली क्या होगा, कट ऑफ निकल जाएगा। तो जनरली 60 क्वेश्चन तो आप गलत कर सकते हो, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है कि 40 का 40 आप, ये एकदम ही इलॉजिकल बात है कि 40 क्वेश्चन ही बनाया और 40 सही हो गया। किसी का एक्यूरेसी 100% नहीं हुआ आज तक। लेकिन तब भी, अगर आप 75, मैं अगर 75 कट ऑफ जा रहा है, तो मुझे पता है कि जिन लोगों ने 70 से 75 भी अटेम्प्ट किया है 2023 में, सिर्फ 70 से 75, उन लोगों ने भी कट ऑफ क्लियर किया है, जनरल कैटेगरी में बोल रहा हूँ। तो सोच लो, ऐसे बॉल्स बहुत सारे मिलेंगे, समझ रहे हैं आप। मतलब 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, फिर भी प्रीलिम्स निकला। तो 25 ऐसे बॉल्स को छोड़ दिया। तो आजकल का जो 2-3 साल का पैटर्न हो गया है ना एग्जाम का, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज यू हैव टू लीव बॉम्ब्स। और जो लोग नहीं लीव कर रहे हैं, जो आज भी 3 साल पहले के स्ट्रेटजी पे हैं कि मैं 90 क्वेश्चन बना के आऊंगा, उनका नहीं निकलेगा। कुछ लोगों का निकल जाएगा उसमें तुक्का से, लेकिन मोस्टली लोगों का नहीं निकलेगा। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है प्रीलिम्स में। कम क्वेश्चन बनाइए, लेकिन एक्यूरेट बना के आइए। और लास्ट में मैं हर बार बोलता हूँ, डोंट इग्नोर सी सेट। बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स इसके कारण एग्जाम नहीं निकाल पाए, लास्ट 3 साल से सी सेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो काफ़ी लंबा था, थैंक यू फॉर वॉचिंग जिन लोगों ने पूरा देखा है। और होपफुली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आप अपनी स्ट्रेटजी में जो कमी है इस वीडियो से, आप उस चीज़ को ऐड ऑन कर लो, और थोड़ा सा काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक कमेंट करके मुझे बताओ कौन से वीडियोस अभी आपको और चाहिए। आने वाले टाइम में पीवाईक्यू से रिलेटेड वीडियोस तो आपको बनाता ही रहूँगा, और इतने ज़्यादा वर्क हेवी शेड्यूल में मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ बार बार, और कोशिश करूंगा जल्दी से बनाने का और वीडियोस। तो थैंक यू। और ये मैंने लास्ट पोल करवाया था, जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों ने बोला कि ज्योग्राफी और पीवाई इन्वायरमेंट के पीवाईक्यूज के आपको वीडियोस चाहिए। तो ऑब्वियसली बाकी के भी आपने बोला, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट, पर मोस्टली लोगों ने ज्योग्राफी इन्वायरमेंट बोला है, तो इस पे मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। शायद मेरा जो कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो लोगों को पसंद आता है, तो ठीक है। तो थैंक यू एंड कीप स्टडी।